सबसे पहले नदियां देखते जाएं, बनाते जाएं ऊपर से नीचे की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहां पर प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इसमें भी दो पोर्शन रहेंगे। एक, जैसे हमने हिमालय नदियों में हमने देखा ऊपर के, हमने एक सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया, फिर गंगा नदी तंत्र पढ़ाया, और 3 में ही समाहित हो गई, सबके सब पढ़ा दिया उस साइड। ऐसे ही यहाँ 2 भागों में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। एक अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियां, और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को बाद में देखेंगे, ठीक है। हमने कहा आज पढ़ते हैं अरब की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियों के बारे में, इस साइड जल गिराने वाली। तो हमने कहा सबसे पहले आप तो ये देखिए, एक नदी यहां से आती है और यहां पर ये कच्छ का रण है, और कच्छ के रण में ही समाहित हो जाती है। ये दलदली क्षेत्र है, और ये दलदली क्षेत्र के होने की वजह से ये कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी कहां से निकलती है? लूनी नदी निकलती है। लिखते जाइए, जो भी पॉइंट है लिखते जाइए। लूनी नदी राजस्थान के उत्तरी राजस्थान कह सकते हैं, उत्तरी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। उत्तरी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, ये लूनी नदी है। और यहां पर बीच में एक झील पड़ती है जिसका नाम सांभर झील है। तो सांभर तो जानते हैं, किसे कहते हैं? नमक को कहते हैं। तो भारत की सबसे ज्यादा नमकीन झील जो है वो यही है, सांभर झील। इसमें नमक की प्रतिशतता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नमकीन है भारत की। क्या? हाँ, कहते ना इडली सांभर, वो सांभर अलग है। सांभर नमक को बोलते हैं सांभर, ठीक है। तो यहां सबसे ज्यादा नमक की प्रतिशतता है, इस वजह से ये लूनी नदी सांभर झील से होते हुए और ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अपना जल अरब की खाड़ी में नहीं गिरा पाती और यहीं पर विलीन हो जाती है। यह एक खासियत है इस लूनी नदी की कि इसका जो लास्ट है ना, पता ही नहीं चलता पानी कहां गया। तो ये दलदली क्षेत्र है, ये समझ लीजिए कि यहां बालू ही बालू है। जैसे पानी आता है, यहां अगर पानी आता है ये अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि इसी में समाहित हो जाता है सब पानी। ये दलदली क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहां से ये समुद्र है ना, समुद्र के जब ज्वार भाटा की स्थिति होती है ना, जब ज्वार आता है एकदम से पानी लबालब भर जाता है यहाँ पर, और जैसे भाटा की स्थिति आती है बैक हो जाता है पानी, तो फिर ये सूखा हो जाता है, अंदर पानी समाहित हो जाता है। बालुई क्षेत्र है ना दलदली, इस वजह से यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है। कच्छ के रण में लिख लीजिए, ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण बोलते हैं। और कच्छ के रण की खासियत ये क्या है? गुजरात का एक जिला है और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिला बड़ा है। गुजरात का यानी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कच्छ का रण है, जो गुजरात का है, ठीक है। ये गुजरात का, यहाँ कोई रहता नहीं है। कच्छ के रण में रहते कौन है? हमने कहा एक जंगली अभयारण्य, गधों का अभयारण्य बनाया गया है, तो यहाँ पाए जाते हैं जंगली गधे। लिख लीजिए, जंगली गधे पूरे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, यहाँ अभयारण्य बनाया गया है। अगल बगल रहते हैं ना, ठीक है। वो गधे से गधे डूब भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बाकी इतने समझदार हैं, ठीक है। क्या?
और क्या गधे समझदार नहीं होते क्या? उन्हें गधा नाम दिया गया है, दरअसल वो गधे नहीं होते हैं, वो ज्यादा बोझा ढोते हैं, इस वजह से वो गधे होते हैं। एक बार अगर गधे के ऊपर हम ईंटें व कुछ रख दें, जब ढुलाई करते हैं तो वो वहीं जाएगा जहां भेजना है, यहां वहां कहीं नहीं जाएगा, और डाल के वापस फिर वहीं आ जाएगा। ये समझ लीजिए, एक रोबोट हो गया और एक गधा हो गया, बराबर होते हैं। सामान ज्यादा ढोने की वजह से उसे गधा बोला गया और कुछ नहीं। हाँ, तो समझदार, वो समझदार होता, जिसे गधा बोलते हैं ना, वो समझदार होते हैं। ठीक है, गधे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये लूनी नदी की खासियत हो गई। एक नदी और हमने कहा, यहीं से राजस्थान से ही एक नदी और निकलती है, और जिसका नाम क्या है? नहीं, पहले साबरमती, पहले ये साबरमती है। साबरमती कहां से निकलती है बताइए? साबरमती राजस्थान के कहां से? राजस्थान का एक उदयपुर का नाम सुना क्या? उदयपुर जिले में एक मेवाड़ पड़ता है। मेवाड़ का नाम अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मेवाड़ का नाम सुना होगा। तो मेवाड़ से निकलती है ये साबरमती नदी, लिख लीजिए। मेवाड़ से निकलती है साबरमती नदी, और ये अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। खंभात की खाड़ी में 4 प्रमुख नदियां अपना जल गिराती हैं, ये याद रखिए। ये खंभात की खाड़ी, ये जो सकरई सी जगह है ना, इसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं। बाकी अरब की खाड़ी तो पूरी है ही, लेकिन दरअसल इसके पर्टिकुलर खंभात की खाड़ी बोलते हैं इसको। तो एक हो गई साबरमती, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हमने कहा साबरमती, एक तो ये क्लियर हो गया कहां से निकलती है। दूसरी चीज, यहां पर एक गुजरात की राजधानी पता है क्या है? गांधीनगर। ये गांधीनगर इसी नदी के किनारे है, लिख लीजिए। गांधीनगर इसी नदी के किनारे पर बसा है। हमने कहा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद भी इसी नदी के किनारे पर बसा है। अहमदाबाद लिख लीजिए। तो साबरमती के किनारे 2 प्रमुख शहर, एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और दूसरा सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, जिसे क्या कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। और अहमदाबाद की खासियत यहीं पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। साबरमती हो गया अपना, अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते थे, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते थे, अब उसका नाम क्या हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का बन गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो ये हो गया साबरमती। इसके बाद एक नदी और है, और एक नदी जो है ना वो ऐसे आती है, ऐसे, और इस नदी का नाम है माही। ये माही नदी एमपी में सुना होगा, बिंद पर्वत का नाम सुना ना, बिंद श्रेणी। तो ये बिंद से निकलती है, बिंद पर्वत श्रेणी से निकलती है माही, यह एमपी के, और ये ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है तो राजस्थान, और राजस्थान से फिर गुजरात में प्रवेश करती है। 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान, फिर गुजरात। और माही की खासियत हमने कहा एक कर्क रेखा है। क्या? जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है ना, तो कर्क रेखा ऐसे जाती है, ध्यान दीजिए। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारत की नदी वो है माही नदी।
देखिए कर्क रेखा, ये एमपी से गई तो यहां काटा, ऊपर को गई तो कर्क रेखा, फिर वापस आने में एक बार काटती है, तो 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली भारत की एकमात्र नदी माही नदी। लिख लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी वो है माही नदी। माही नदी बिंद से निकलती है, बिंद पर्वत श्रेणी से, ठीक है, एमपी से, और ये राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर से गुजरात में वापस आती है। यही खासियत है इसके, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ऐसे। ये भी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कितनी नदियां हो गई खंभात की खाड़ी में? 2 हो गई। हमने कहा अब एक और देखते हैं, एक देखते हैं यहां से नर्मदा, ये है नर्मदा, सीधे बहती है। नर्मदा जो बहती है, हमने कहा यहां से है, ये जो है आपका, ये कौन सा है? हमने कहा बिंद पर्वत श्रेणी, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिए, ये बिंद है, ये बिंद हो गया, और नीचे आप बनाएंगे जैसे ये है, तो आप इसे बनाएंगे क्या? इसे लिख लीजिए सतपुड़ा श्रेणी। ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो सतपुड़ा श्रेणी में आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। 3 हमने बताई थी ना, 3 है, और 3 है तो ये यहां से निकलती है। हमने कहा यहां से पानी ये निकलती है। ये देखिए, ये राजपीपला बताया था हमने सतपुड़ा श्रेणी के, ये महादेव है, ये मैकाल है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो हमने कहा नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती है, एमपी के, एमपी से निकलती है अमरकंटक चोटी से। एमपी से ये फिर नीचे आती है थोड़ा सा, यहां पर महाराष्ट्र का हिस्सा है थोड़ा सा, अब महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में। महाराष्ट्र थोड़ा ऐसा है ना, महाराष्ट्र का हिस्सा ऐसा पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा, सबसे ज्यादा एमपी में बहती है, फिर ये महाराष्ट्र आ जाता है, और फिर ये गुजरात में, गुजरात में ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और यहां पर एक शहर है गुजरात का जिसका नाम है भड़ाउच। भड़ाउच बोलते हैं या भरूच बोलते हैं, ये याद रखिए। क्लियर है? एक शहर है गुजरात का जिसे क्या बोलते हैं? भड़ाउच बोलते हैं या भरूच बोलते हैं। ये एक शहर है, मोहाने पर बिल्कुल स्थित है, और यहीं पर अपना जल गिराती है खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये मैकाल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलती है। एक हो गई नर्मदा और दूसरी हो गई सोन। सोन ऊपर को चली जाती है, गंगा की सहायक है, ठीक है। इधर से हमने पहले बताया था अमरकंटक चोटी है, और पर्वत का नाम मैकाल है, ये मैकाल है। महादेव बताया था हमने कल, महादेव में सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की, जिसका नाम है धूपगढ़ या धूपगढ़ी। और एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है भोपाल के पास में, वो इसी पहाड़ी पर है, ये समझ लीजिए, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, ठीक है। और ये है राजपीपला। क्लियर है बात? तो ये नदी बहती है, हम क्या, राजपीपला एक पर्वत है, महादेव एक पर्वत है, और ये मैकाल एक पर्वत है। इन पर्वतों को मिलाकर हम कह देते हैं सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। राजपीपला एक पर्वत का नाम है, ठीक है। हमने कहा ये नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तो यहां अमरकंटक जो है ना, अमरकंटक से निकलती है। तो एमपी में एक नाम सुना होगा शहर का जिसका नाम है जबलपुर। क्या जबलपुर नाम सुना है क्या? जबलपुर नाम सुना एमपी में? तो यहां से निकलती है, तो जबलपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। और जब जबलपुर अगर बसा है ना यहां पर इसी नदी के किनारे, तो जबलपुर के समीप में एक भेड़ा घाट है, ठीक है। और भेड़ा घाट है इसी के समीप जबलपुर में, लिख लीजिए भेड़ा घाट, आगे लिख लीजिए भेड़ा घाट है एक, ये भेड़ा घाट तो जबलपुर के समीप ही है,
अब भेड़ा घाट प्रसिद्ध है किस लिए? हमने कहा भेड़ा घाट पे सफेद संगमरमर की चट्टानें हैं। याद रखिए, हमने कहा कि नदी ऐसी आती है ये इस प्रकार से, तो यहां से पानी ऐसे चला आता है और ये भेड़ा घाट है, और ये पूरी की पूरी जो चट्टानें हैं ना, ये सफेद संगमरमर की चट्टानें हैं, और पानी ऐसे गिरता है एकदम से। जब पानी गिरेगा ना ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं जलप्रपात। पानी एकदम से नीचे गिरता है, यही है जलप्रपात। और ये कौन सा जलप्रपात है? इसी को कहते हैं धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात लिख लीजिए। हाँ, तो धुआंधार जलप्रपात समझ लीजिए, इसको बोलते जब पानी ये गिरता है इसी को जलप्रपात, ऊपर से गिरना, यही तो प्रपात होता है। तो जलप्रपात इसका नाम है धुआंधार, और इसी का नाम है कपिलधारा जलप्रपात। लिख लीजिए, इसी का नाम है कपिलधारा। धुआंधार का ही नाम है कपिलधारा। और इसकी सुंदरता तब बढ़ जाती है क्योंकि जैसे पानी गिरता है और ये सफेद संगमरमर की चट्टानें, तो बताइए पानी गिरेगा बिल्कुल सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से, तो एकदम से दूधिया कलर दिखता है। पानी का कलर एकदम दूधिया दिखता है। इस वजह से पर्यटन स्थल है, ये प्रसिद्ध है एमपी का, यहाँ लोग जाते हैं देखने। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी दूधिया कलर का दिखाई देता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? कपिलधारा नाम दिया गया। दूधिया कलर होने की वजह से इसे कपिलधारा कहते हैं, और यही है धुआंधार जलप्रपात। पूछेगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो जबलपुर में है। किस नदी पर? ठीक है, नर्मदा नदी पर। यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जबलपुर के समीप ही भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट पर ही है धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। कभी जब समय मिले तो आप घूमने जाइए, ये धुआंधार जलप्रपात कपिलधारा घूमने। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है ये। ठीक, आगे ये नदी बहती है, और ये बहने के साथ भड़ोच ये एक शहर पड़ता है, ये गुजरात का है शहर, और इसी के समीप ये आगे मुहाना बना लेती है और अरब की खाड़ी में अपना जल, अरब की खाड़ी नहीं, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। हाँ, इसी में सरदार सरोवर है, झील है, बिल्कुल है। बांध 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 है। अब बांध तो ऐसा है कि काफी बड़ा बांध है, इसी नर्मदा नदी पर तो बांध बना है, जिसको सरदार सरोवर बांध कहते हैं ना, इसी नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध है तो मुख्यतः एमपी में, लेकिन वो गुजरात में, गुजरात में एमपी का भी हिस्सा लिए हुए, और इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आपका एमपी और प्लस राजस्थान भी, ये 4 राज्य लाभान्वित है इससे सरदार सरोवर। जब बांध पढ़ाएंगे तो फिर देखते हैं इसे और अच्छे से कि ये कैसे बनाया गया, इससे क्या प्रॉब्लम पड़ सकती है, वो चीज बांध में देखेंगे कि बना तो है लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी क्यों है। ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे। ठीक है, तो भड़ौच के पास ये खंभात की खाड़ी है, तो 3 नदियां हो गई। हमने कहा खंभात की खाड़ी में 4 नदियां अपना जल गिराती हैं। एक और नदी बना दे, फिर एक साथ दोनों को अभी और लेंगे, और भी कुछ पॉइंट इसके रह गए। हमने कहा यहां से निकलती है एक ताप्ती, इसका नाम है ताप्ती, तापी नदी या ताप्ती नदी। हमने कहा ये कहां से निकलती है? ठीक है, तो एक यहीं पर बैतूल का पठार है, तो बैतूल के पठार से निकलती है। ठीक है, बैतूल के पठार से, बैतूल के पठार से, ये एमपी है, एमपी के बैतूल के पठार से ताप्ती नदी निकलती है, और ताप्ती नदी ये अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में गिराती है। यहां भी एक शहर बसा हुआ है, और जिसका नाम है सूरत। सूरत का नाम सुना ना, गुजरात में है सूरत। तो सूरत बसा है किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है।
ठीक है। और जो डायमंड वाला शहर कहा जाता है ना, सूरत है, पन्ना ना कर दीजिए। डायमंड सिटी जो है, डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है, वो कौन है? सूरत, ना कि पन्ना करिए। पन्ना तो खदाने हैं, पन्ना में डायमंड सिटी, यहां हीरो की क्या कटाई की जाती है, कटाई छटाई, ठीक है, यहां पर सूरत में। इस वजह से डायमंड सिटी बोला जाता है सूरत को, ठीक है। यह बात क्लियर। हमने कहा भारत में मात्र 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी पर बहती हैं। भारत में मात्र 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी पर बहती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हमने कहा एक हो गई नर्मदा, एक हो गई ताप्ती और एक हो गई दामोदर। 3 नदियां हैं भारत में, भ्रंश घाटी पर बैठती हैं। तो भ्रंश घाटी है क्या, ये तो आना चाहिए ना हमें। हमने कब बताते हैं भ्रंश घाटी क्या है। भ्रंश घाटी ऐसा है कि ये देखिए, एक पर्वत ये हो गया और दूसरा पर्वत ये हो गया, और 2 पर्वतों के बीच से नदी बही। जब 2 पर्वतों के बीच से नदी बहेगी तो यहां पर ऊंचाई हो जाएगी ना काफी, तो इसको नाम दिया गया, जब 2 पर्वत हो जाते पर्वत श्रेणी, इसे कहते ब्लॉक पर्वत। इसको नाम दिया गया है ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत, हमने कहा ना ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, एक चीज ये भी समझ लीजिए, फिर भ्रंश घाटी पे आते हैं। ब्लॉक पर्वत वो होता है जैसे नदी बह रही है और अगल बगल 2 पर्वत श्रेणियां है ना, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से जब कोई नदी बहती है ना, उसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और ये ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आते हैं बिंद और सतपुड़ा। हाँ बिल्कुल है, बांध का ही कि ऊंचाई बहुत रहेगी। बताइए कभी बाढ़ आएगी तो पानी ऊपर चला जाएगा क्या, जब पूरा का पूरा एक तरह तरीके से ये श्रेणी चल रही है, ठीक है। तो ये ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ब्लॉक कर देते हैं ना पानी को, जैसे ब्लॉक कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगा, बस अपने रास्ते पे रहेगी। तो ये ब्लॉक पर्वत इन्हें कहा गया। आगे अब भ्रंश घाटी समझ लीजिए। भ्रंश घाटी पर बहने वाली नदियां किसे कहते हैं? हमने कहा जैसे नदी बहती है, नदी जैसे बह रही है, जो जमीन होती है ना, जमीन के ज्यादा नीचे से बहने लगे नदी, और जो मैदानी इलाका है वो अपने आप में जो पानी का स्तर है वो लगे कि एक तरीके से पहाड़ नुमा उसका मैदान हो गया। आप समझ रहे हैं कि नदियां क्या मैदान के बराबर बहती हैं? मैदान जब बाढ़ आ जाती है तो मैदान से ऊपर आ जाती है कि नहीं? अब यदि बाढ़ कितनी भी आ जाए और वो ऊपर छू ही ना पाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए और पता चले कि 10 फीट अभी ऊंची है कगार, इस साइड से और इस साइड से, और नदी बह रही है, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो बहने वाली नदियां हैं वो उन्हें कहा जाता है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। ये होता मतलब जो एक लेवल होता है मैदान का, लेवल से नीचे बहती हैं जो नदियां, उसको कहते हैं भ्रंश घाटी पर बहने वाली नदियां। और इसका लेवल जो ये बिंद श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी होने की वजह से इसका जो लेवल है पानी का वो बहुत नीचे रहता है। इस वजह से इसे भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी कहते। एक नर्मदा, ऐसी एक ताप्ती, इन पर्वत श्रेणियों की वजह से, और इसके बाद दामोदर भी। तो लिख लीजिए भ्रंश घाटी पर बहने वाली नदियां, एक ये आपकी हो गई नर्मदा, एक हो गई ताप्ती। हमने कहा यहां पर क्या चीज, दामोदर इस साइड कल लगभग नंबर आ जाएगा उसका भी, ठीक है, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब देख लीजिए नर्मदा किसके किसके बीच बहती है, क्वेश्चन आता। हमने कहा बिंद श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती है नर्मदा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा बहती है। हमने कहा बिंद और सतपुड़ा, सतपुड़ा नीचे बिंदु ऊपर है, बिंद और सतपुड़ा के मध्य ये नर्मदा बहती है। सतपुड़ा के नीचे ताप्ती बहती है, ये याद रखिए। हमने कहा नर्मदा के बारे में एक और पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की
तीसरी सबसे बड़ी नदी है। एक चीज, एक पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरी नर्मदा। क्लियर है? लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अरब खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी, यहां जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी। विपरीत दिशा, हाँ, पश्चिम की ओर ही है। क्या पहले में वो प्रायद्वीपीय भारत की है, कोई कंडीशन नहीं है। पहले में गोदावरी, दूसरे में कृष्णा है और तीसरे में नर्मदा है। ये तो नदियों के हिसाब से हो गया। और जो गोदावरी है वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती, इस वजह से ये तीसरे नंबर पे आती। लेकिन अरब की खाड़ी में यहां जल, या पश्चिम में उल्टी दिशा में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। अब उल्टी दिशा क्यों कहते हैं? उल्टी दिशा इस वजह से कहते हैं, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसका पूरा ढाल इस साइड को है, पूरा ढाल इस साइड से है, तो सभी नदियां इसी साइड जल गिराती हैं। और ये नदी दो हैं, और भी नदियां हैं, लेकिन यहां से जो नदियां निकलती हैं, ये दो मात्र ऐसी नदी है कि इस साइड जल गिराती हैं। क्यों? हमने कहा इनके बीच में क्या हो गई? श्रेणी, ये नहीं भगने देती यहां वहां। तो ये जो ढाल इनका मिला श्रेणियों की वजह से, वो इस साइड को ढाल मिला है, और इस वजह से जल अरब की खाड़ी में गिराती है। एस्चुरी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी यही हो जाएगी भाई, नर्मदा। और ये देखिए, अरब की खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और दूसरी ताप्ती है। पहली नर्मदा, दूसरी ताप्ती है, इस साइड जल गिराने वाली। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसे सही से पढ़ना है। बाकी तो ये आप नाम याद कर लीजिए किस राज्य में कौन सी नदी है, और इस साइड जो पढ़ेंगे, इस साइड की नदियां, उसको विशेष गौर करेंगे। इस साइड की जो नदियां रहेंगी विशेष गौर करेंगे। और ये जो गौर करने योग्य थी हमने बता दिया। अब यहाँ पर राज्य हमें जरूर पता होना चाहिए। हमने कहा ये, इसके बाद गोवा में दो नदियां हैं, ये गोवा समझ लीजिए, यहाँ गोवा राज्य है। गोवा में दो नदियां हैं, कौन कौन सी? एक तो मांडवी लिख लीजिए और एक लिख लीजिए जुआरी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में और वनडे एग्जाम में तो कई बार आए कि बताइए मांडवी नदी किस राज्य में, जुआरी नदी किस राज्य में बहती है। नहीं तो मिलान करने को आ जाएगी। तो ये पीसीएस में पूछता है, ये समझ लीजिए, और वनडे एग्जाम में तो पूछता है। तो ये है गोवा में दो नदियां हैं, एक मांडवी एक जुआरी नदी, और दोनों की दोनों इस साइड को जल गिराती हैं, अरब की खाड़ी। अभी हम पढ़ रहे हैं अरब की खाड़ी में जल गिराने वाली। हमने कहा निकलती कहाँ से? तो हमने कहा ये अब तो पश्चिमी घाट है ना, हमने बताया था कल, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, तो सभी नदियां अब तो पश्चिमी घाट से निकलेंगी। क्लियर है ना? ये पश्चिमी घाट हमने बनाया था ना, ये नीलगिरी है, तो पश्चिमी घाट से अब पूरा का पूरा ये सभी के सभी निकलेंगी। आप यहां से बना सकते हैं, ये आ गई। और ये एकदम से कगार है, इस वजह से तुरंत पानी गिरता है अरब की खाड़ी में। क्लियर है? ये दो हो गई। हमने कहा गोवा के बाद नीचे कर्नाटक आता है। क्या कर्नाटक में भी नदी है कोई? कौन सी बताइए? कौन सी नदी है कर्नाटक में जो बहती है? अरे भाई, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है जोगी अगर सप्पा किस नदी पर? शरावती नदी पर। तो लिखिए कर्नाटक पे एक नदी है शरावती नदी। हाँ, ये भी उल्टा बहती है, शरावती। और दूसरी क्या है बताइए? ऑप्शन दे क्या? महावेली या गंगावेली? वाह, महावेली श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहां कर लीजिए गंगावेली। ठीक है, तो दो नदियां ये कर्नाटक से,
यहां पर कर्नाटक जरूर लिखते जाइए ताकि याद रहे आप लोगों को। कर्नाटक, ये आप गोवा ऐसे लिख दीजिए ताकि याद बना रहे। तो शरावती और गंगावेली, शरावती की खासियत क्या है? एकमात्र खासियत यहाँ जलप्रपात ये नदी बनाती है और जिसे कहते हैं जोग या गरसप्पा। लिख लीजिए, इसी का नाम है जोग, इसी को गरसोप भी बोलते हैं, महात्मा गांधी भी बोलते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात इसी के नाम है, याद रखिए। जोग भी बोल देते, गरसोप भी बोलते, एक साथ भी आ सकता जोग गरसोप, या अलग अलग भी आ सकता। और इसी का नया नाम हो गया महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, याद रखिए। तो शरावती नदी पर जो ये है ना जोग गरसोप, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या वो दर्रा जो ठीक है। हमने कहा इधर ही कर्नाटक में एक और जलप्रपात है जिसका नाम कुचकल है, और पीसीएस में आया कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नहीं था जोग गरसोप। क्या करें, नाम सुना नहीं था। कुचकल भी एक जलप्रपात है, पीसीएस में आया हुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है कुचकल जलप्रपात। ये भी कर्नाटक में ही है। बताते हैं, हमने कहा कि जब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग गरसोप है तो कुचकल कैसे हो गया? हमने कहा बताते हैं कैसे हो गया। जैसे इस प्रकार से जल आया, चलिए ये हो गया। अब आप देखिए कि यहां से नदी बही, और नदी जो बहती है और एक है आपका ऐसे, एक जलप्रपात ये है। भाई गड्ढा हो जाता है ना जब पानी गिरता है ऊंचाई से, तो एक ये है, मान के चलिए इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका है जोग गरसोप। ये है आपका जोग गरसोप। यहां से पानी आएगा और डायरेक्ट गिर गया। यहां से यहां तक की ऊंचाई देखिए, ये है जोग, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है जोग गरसोप। और ये है आपका कुचकल। अभी देखते हैं कुचकल की क्या है। हमने कहा कि ये पानी आया, अब पानी आया तो यहां गिरा, फिर यहां से चलेगा, फिर यहां गिरा, फिर यहां चलेगा, फिर यहां गिरेगा, फिर बहने लगा। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ये हो गया। सबसे ऊंचाई पर लंबी दूरी देखिए यहां से यहां तक की, लगभग इतना कहां से है, जो कि हमें लग रहा कि 600-700 है। अब तो कंफ्यूजन में कर रहे हैं, हमें लग रहा है 200-250 से ज्यादा नहीं है। एक तो 24 मीटर है शायद। अच्छा धुआंधार है 24, तो फिर ये 200-250 से ज्यादा नहीं है। 250, ये देखिए बता तो रहे हैं, लगभग अंदाजा गलत नहीं जाएगा। चलिए 253 लगभग मीटर है। अच्छा एंजल की बता रहे हो, विश्व की क्या? इसकी 455 हो गई, कुचकल की 455, 253 मीटर इसकी हो गई जोग गरसोप। लेकिन 253 तो देखिए ये डायरेक्ट है 253, और ये कुचकल की जो 455 है ना, ये इधर आई और इधर से हम देखेंगे ये ऊंचाई, तब है ये 455। जबकि ये पानी पहले यहां गिरा, फिर आगे बढ़ता, फिर गिरता, फिर आगे बढ़ता। इस वजह से सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है आपका कुचकल, और सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है आपका जोग गरसोप। मेन चीज है शब्दों पर है और कुछ नहीं।
वो हमने प्रैक्टिकली बता दिया कि सबसे ऊंचाई पर जो गिरता है ये आपका जोग गर्सोप है, महात्मा गांधी, और कुछ कल है तो लंबाई की वजह से इसे ज्यादा कहा गया कि सबसे ऊंचाई। ठीक है, अच्छा इसमें पानी, ये एक प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, और पठारों में ऐसा होता है, इसमें पानी का रहस्य ये चीज है कि एक तो मानसून के समय जब मानसून होता है ना तो पानी बरसता है पश्चिमी घाट में, तब पानी उपलब्ध हो गया। दूसरी चीज ये पठार है, इसमें दर्रे होते हैं, जब दर्रे होते हैं मानसून पर पानी भर जाता है, उन दर्रों पर धीरे धीरे रिसता रहता है, और ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का पठार है ये, तो यहाँ समाहित हो जाता है। जैसे हम छोटे छोटे पहाड़ देखते हैं तो झरना टाइप में पानी रिसता रहता ना, ऐसे ये चीज है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा ही है पठारों का। इस वजह से बरसात में जो पानी हो जाता है वो फिर धीरे धीरे साल भर रिसता रहता है, ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आगे शरावती गंगावेली हो गया। इसके बाद आते हैं तो केरल में आ जाए क्या, तो केरल क्या चीज, कुछ कल भी यहीं पर है कर्नाटक में ही, तो जलप्रपात अलग से लिख लीजिए, ये जलप्रपात है कुछ कल, जो गर्सोप मेन है शरावती नदी पर। यह भी छोटी सी कोई नदी है, ठीक है, छोटी सी कोई नदी है जहां पर कुछ कल है, कोई सहायक वगैरह नदी होगी। ठीक है, तो कुछ कल है। आगे केरल पर दो नदियां हैं, एक तो पेरियार हो गई, पेरियार लिख लीजिए, और एक कौन सी है, ये एक लिख लीजिए भरत पूजा, चाहे पूजा लिख लीजिए चाहे पूजा लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, पूजा नाम रहेगा याद तो पूजा कर लीजिए, भरत पूजा, झा भी मिल जाता है। हाँ बहुलक है, बहुलक जिसे कहते हैं बहुलक, अब बहुलक तो जानते हैं। ठीक है, कोचिंग में सबसे ज्यादा पूजा नाम से हैं, एक समय था कि 4-5 थे क्या, 4 हैं लगभग, पता नहीं अभी कोई और भी हो नाम से। चलिए यहाँ पर आ जाए, तो एक हो गई पेरियार, ये केरल की है, पेरियार फेमस है याद रखिए। और केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भरत पूजा, लिख लीजिए, पेरियार न कर दीजिए, सबसे लंबी नदी केरल की सबसे लंबी नदी है भरत पूजा, सबसे फेमस केरल की नदी है पेरियार नदी। हाँ सुर्खियों में हमेशा रहेगा तो पेरियार के बारे में हमने कहा ना, सबसे फेमस है पेरियार नदी, लेकिन सबसे लंबी नदी केरल की है वो भरत पूजा। ठीक है, क्या चीज फेमस वगैरह, पेरियार अभ्यारण्य वगैरह है, और यहाँ पर जो हाँ नौकायन प्रतियोगिता वगैरह, इसमें बिलंगटन द्वीप है ना, ठीक है, जो एक मूवी नहीं देखी बागी मूवी, तो यही तो है बेलिंगटन, जो शुरुआत में नौकायन प्रतियोगिता होती है ना, आप लोग कहते थे हम मूवी देखते हैं कि नहीं, बता रहे हैं, बागी मूवी में इसका सीन है, शुरुआत में जो नाव चलाते हैं, हाँ बड़ी बड़ी, तो ये प्रतियोगिता इसी में होती है। पेरियार नदी पे एक बेलिंगटन द्वीप है, बेलिंगटन द्वीप, जिसमें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जाता है, NH 47A सबसे छोटा राजमार्ग है भारत का, तो यहीं पर है बेलिंगटन द्वीप में, 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ये समाप्त, कल देखेंगे इस साइड।